हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एस पे स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब तक हमने साइकोलॉजी और हिस्ट्री स्टार्ट करी है। उसमें 2 दिन हिस्ट्री, फिर 2 दिन साइकोलॉजी और उसके बाद वापस 2 दिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री। और संडे के हमारे ऑफ रहता है, तो इस तरह से सप्ताह में हम 6 दिन पढ़ाई करते हैं। तो उसमें हमारे आज जो डे है वो है गुरुवार। तो आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में कल तक हमने पढ़ा था, मनोविज्ञान के परिचय के बारे में देखा था कि मनोविज्ञान क्या है और इसके बारे में हमें कहाँ कहाँ पढ़ने को मिलता है। दर्शन शास्त्र का भाग था मनोविज्ञान, और इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें अरस्तु की पुस्तक डी एनिमा से प्राप्त होती है। और अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। एकमात्र मनोवैज्ञानिक थे कोलसनिक, जिन्होंने प्लेटो को मनोविज्ञान का वास्तविक जनक माना है। और मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोइटले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। और साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आत्मा का विज्ञान। फिर इसके बाद में हमने देखा था मनोविज्ञान का विकास क्रम, जिसमें हमने इसके अलग अलग नाम देखे थे और कब से कब तक चला ये भी हमने देखा है। तो इसे सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान कहा गया। ये सब हमने देखा था। और इसी के साथ हमने देखा था कि विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द को बुरा शब्द बताया है। और इसके बारे में कुछ बोला था कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना का विज्ञान मानते हैं। ये हमने देख लिया था। और मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की जर्मनी में 1879 में, ये भी देख लिया था। और विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र से अलग विलियम वुंट ने किया था, ये भी हमने देख लिया था। और सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय विलियम वुंट को, और सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1909 में अल्फ्रेड बिने ने किया, ये भी हमने देखा था। और बुद्धि परीक्षण के जनक हमने बिने को माना है। और बिने फ्रांस के निवासी थे, तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में बुद्धि परीक्षण किया था। और इसका अनुवाद हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी में किया गया, वो भी हमने देख लिया था। और विलियम वुंट को संरचनावाद एवं अंतर्दर्शन विधि का जनक माना जाता है। संरचनावाद से आशय पढ़ लिया था। अंतर्दर्शन क्या है ये भी हमने देख लिया था। विलियम वुंट ने अंतर्दर्शन विधि को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और इसे अंतर्दर्शन विधि का जनक माना जाता है, ये हमने देखा था। और अब तक हमने देखा है कि अंतर्दर्शन विधि मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली सबसे प्राचीनतम विधि है, ये भी देख लिया था। और मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं एबिंगहॉस, बोरिंग, वुडवर्थ की 2 परिभाषाएं थी, स्किनर की 2 परिभाषाएं, और मैकडूगल, वॉटसन, क्रॉयनक्रॉ, पिल्सबरी के अनुसार हमने मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखी है। मनोविज्ञान की प्रकृति देख ली थी। और उसके आगे हमने शिक्षा, एजुकेशन के बारे में देखा था कि शिक्षा क्या है। और इसके बारे में विवेकानंद जी की पुस्तक शिक्षा शीर्षक जो पुस्तक थी वो हमने देख ली थी। और इसके बारे में हमने एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, जो ई और ड्यूको से मिलकर बना है, ये भी हमने देखा था। और शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका अर्थ क्या है, ये भी हमने देख लिया था। शिक्षा की परिभाषा है हर्बर्ट, बी.आर. अम्बेडकर, फॉबेल, सुकरात, जॉन डीवी, महात्मा गांधी, पेस्ट्रोलॉजी, रूसो, अरस्तु और प्लेटो के अनुसार देख ली थी। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। और इसका शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव रूसो के प्रकृतिवाद से हुआ है, ये भी हमने देख लिया था। और इस रूसो की प्रकृतिवाद के तहत इमाइल नामक जो पुस्तक थी, इसमें सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा का विचार दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षा से आशय, ये सब हमने देखा था। और रूसो को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है, ये भी देख लिया था।
और रूसो ने बालकों के बारे में कहा था कि ये एक पुस्तक के समान है, ये पढ़ा था हमने कल। और इसी के साथ हमने देखा था कि मनोविज्ञान को शिक्षा की सबसे बड़ी देन बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है। मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का सबसे पहले सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करने का श्रेय रूसो को जाता है। और 1890 में विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की, ये भी हमने देख लिया था। फिर 1898 में थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक, जो एक रिसर्च पत्रिका थी, उसके बारे में हमने देख लिया था। उद्दीपक शब्द का सबसे पहले प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया था और उद्दीपक से आशय भी हमने देखा था। 1899 में विलियम जेम्स ने टॉक टू टीचर्स नामक पुस्तक की रचना की और बालक बालिकाओं की भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया था। 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ और इसका वास्तविक स्वरूप 1920 में प्रकट हुआ, ये भी हमने देख लिया था। और उससे आगे हमने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख जो परिभाषाएं थी वो भी देखी थी। स्किनर के अनुसार 3 परिभाषाएं थी। पेस्ट्रोलॉजी स्टीफन, प्रोफेसर ट्रॉ, पिल महोदय, क्रॉ, जेम्स ड्रेवर और कॉल्सनिक, थॉर्नडाइक और स्किनर के अनुसार परिभाषाएं हमने देख ली थी। तो अब उससे आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे। तो आगे हमारा रहने वाला है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इसका प्रमुख अध्ययन बिंदु परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना माना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य बाल विकास या बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास माना जाता है। इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त व्यवहारिक शाखा है। यह मनोविज्ञान की सकारात्मक व्यवहारिक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान हमारे तीनों पक्षों का अध्ययन करती है। तीनों पक्ष कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संपूर्ण शैक्षणिक या शैक्षिक प्रक्रिया से माना जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। प्रमुख अध्ययन बिंदु परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन है और इसके प्रमुख उद्देश्य बाल विकास व बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास माना जाता है। इसके नियम सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। और मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त व्यावहारिक शाखा है। इसमें मनोविज्ञान की सकारात्मक व्यावहारिक शाखा है और यह हमारे तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक का अध्ययन करती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संपूर्ण शैक्षणिक या शैक्षिक प्रक्रिया से माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग क्षेत्र बताए हैं। तो लिंडग्रेन ने इसके 5 क्षेत्र बताए हैं। 5 नहीं आए तो 3 हमें करना होगा। तो जो 5 क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? शिक्षक व शिक्षार्थी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सीखने की परिस्थितियाँ, मापन मूल्यांकन, समायोजन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। पहला है शिक्षक एवं शिक्षार्थी, दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तीसरा सीखने की परिस्थितियाँ, चौथा मापन मूल्यांकन, पांचवा समायोजन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। गैरिसन ने शिक्षा मनोविज्ञान के 4 क्षेत्र बताए। पहला बाल विकास, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, विकास का मूल्यांकन, बालक को निर्देशन। तो 4 कौन कौन से बताए गैरिसन ने? पहला बाल विकास, दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तीसरा विकास का मूल्यांकन और चौथा है बालक को निर्देशन। और शिक्षा मनोविज्ञान के अमेरिकन विज्ञान परिषद ने 5 क्षेत्र बताए। पहला बाल विकास, दूसरा व्यक्तित्व समायोजन, तीसरा मापन मूल्यांकन, चौथा अधिगम या सीखना, पांचवा प्रमुख अध्ययन विधियाँ। तो अमेरिकन मनोविज्ञान के अनुसार 5 क्षेत्र बाल विकास, व्यक्तित्व समायोजन, मापन मूल्यांकन, अधिगम या सीखना, प्रमुख अध्ययन विधियाँ। इससे आगे है शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए महत्व या उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये पढ़ रहे हैं।
स्वयं को जानने एवं समझने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक खुद को जान सकता है, समझ सकता है। बालक बालिकाओं को समझने में सहायक। अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो शिक्षक बालक बालिकाओं को भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बालकों की आवश्यकताओं और समस्याओं को जानने में सहायक। कक्षा कक्ष की वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने में सहायक। कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करने में सहायक। विद्यालय की समय सारणी का निर्माण करने में सहायक। विद्यालय के संस्थागत नियोजन में सहायक। नवीन पाठ्यचर्या का निर्माण करने में सहायक। नवीन शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायक। नवीन शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण एवं चयन करने में सहायक। संपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करने में सहायक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है। स्वयं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बालक बालिकाओं को जानने में सहायक है, समझने में सहायक है। बालकों की आवश्यकताएं और समस्याओं को जानने में सहायक। कक्षा कक्ष की वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने में सहायक। कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करने में सहायक। विद्यालय की समय सारणी का निर्माण करने में सहायक। विद्यालय के संस्थागत नियोजन में सहायक। नवीन पाठ्यचर्या का निर्माण करने में सहायक। नवीन शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायक। नवीन शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण एवं चयन करने में सहायक। संपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करने में सहायक। आगे आता है बाल विकास। बाल विकास के बारे में पढ़ते हैं। बाल विकास क्या है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास एवं व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है बाल विकास कहलाता है। बाल विकास क्या है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास एवं व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है बाल विकास कहलाती है। बाल विकास को पूर्व में बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। बाल विकास के संबंध में प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा कि बालक बालिकाओं को बाल्यावस्था में दिए जाने वाले प्रशिक्षणों का प्रभाव उसके बाद की व्यावसायिक कुशलताओं पर पड़ता है। क्या है। बाल विकास के संबंध में प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, प्लेटो की पुस्तक कौन सी है, रिपब्लिक, में लिखा कि बालक बालिकाओं को बाल्यावस्था में दिए जाने वाले प्रशिक्षणों का प्रभाव उनकी बाद की व्यावसायिक कुशलताओं पर पड़ता है। 18वीं सदी में जॉन लॉक एवं हॉब्स ने बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया और जॉन लॉक द्वारा टेबुला रासा नामक संप्रत्यय दिया गया। 18वीं सदी में जॉन लॉक और हॉब्स ने बाल विकास का सबसे पहले क्या किया था, अध्ययन किया था। बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन किन ने किया, जॉन लॉक और हॉब्स ने। और जॉन लॉक द्वारा टेबुला रासा नामक संप्रत्यय दिया। टेबुला रासा नामक संप्रत्यय किसने दिया था, तो जॉन लॉक ने। टेबुला रासा से आशय। टेबुला रासा क्या है। टेबुला रासा का शाब्दिक अर्थ कोरा कागज, कोरी स्लेट या मोम के समान होता है। अतः जॉन लॉक के अनुसार बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है जिस पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो टेबुला रासा संप्रत्यय में जॉन लॉक ने क्या कहा कि टेबुला रासा का शाब्दिक अर्थ है कोरा कागज, कोरी स्लेट या मोम के समान। और जॉन लॉक के अनुसार बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कैसा है, खाली कागज, खाली स्लेट या मोम के जैसी है। तो जिस प्रकार से ये खाली कागज पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसी तरह से इन्होंने कहा है कि बालक बालिकाओं का जो मस्तिष्क होता है वो भी खाली कागज या खाली स्लेट के जैसा होता है, तो मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय बर्क महोदय को जाता है। अतः बर्क महोदय ने लिखा कि बाल विकास में गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय किससे जाता है, बर्क महोदय को। अतः बर्क महोदय ने क्या लिखा कि बाल विकास में गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक
का अध्ययन किया जाता है। और टेबुला रासा संप्रदाय में जैसे बालकों को के मस्तिष्क को खाली स्लेट जैसा बताया है, वैसा ही कहा गया है कि आप मुझे कोई भी बालक दीजिए जिसे मैं कुछ भी जो चाहूँ बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, टीचर, लुटेरा, कुछ भी बना सकता हूँ, ऐसा भी कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 1628 में एमोस कॉमेनियस द्वारा स्कूल इन्फेंसी नामक संस्था अर्थात बालवाड़ी नामक संस्था की स्थापना की गई। स्कूल इन्फेंसी या बालवाड़ी नामक संस्था की स्थापना किसने की? एमोस कॉमेनियस ने। कब की? 1628 में, 1628 में। बाल विकास हेतु 1658 में एमोस कॉमेनियस द्वारा विश्व की प्रथम चित्रित पुस्तक ऑर्बिस पिक्टस की रचना की गई। ऑर्बिस पिक्टस क्या है? प्रथम चित्रित पुस्तक है विश्व की, और इसकी रचना किसने की? एमोस कॉमेनियस ने। और ये कब की? 1658 यानी 1658 में। ये क्यों की गई? बाल विकास के लिए। 1774 में पेस्ट्रोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की और बालक बालिकाओं की अभिवृत्तियों को समझने का प्रयास किया। 1774 में पेस्ट्रोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की और बालक बालिकाओं की अभिवृत्ति को समझने में का प्रयास किया। पेस्ट्रोलॉजी ने बाल मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया तथा पेस्ट्रोलॉजी को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जनक माना जाता है। पेस्ट्रोलॉजी ने क्या किया? बाल मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, अतः पेस्ट्रोलॉजी को क्या माना जाता है? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जनक माना जाता है। 1787 में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक टाइडमैन ने समस्यात्मक बालक बालिकाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए जीवन इतिहास विधि का निर्माण किया। जीवन इतिहास विधि का निर्माण किसने किया? टाइडमैन ने। कब? 1787 में। और क्या किया है? 1787 में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक टाइडमैन थे, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक टाइडमैन ने समस्यात्मक बालक बालिकाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसका समाधान? समस्यात्मक बालक बालिकाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए जीवन इतिहास विधि का निर्माण किया। 1869 में टेने नामक मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास के तहत एन इन्फेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की। 1869 में टेने नामक मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास के तहत एन इन्फेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की। 1881 में प्रेयर ने द माइंड ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना की। द माइंड ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना प्रेयर ने 1881 में की। बाल विकास के क्षेत्र में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने अमेरिका में द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्थाओं की स्थापना की तथा अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। अतः स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? स्टैनले हॉल को। बाल विकास के क्षेत्र में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने अमेरिका में द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्थाओं की स्थापना की। दो संस्थाएं, पहली है द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और दूसरी है द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्थाओं की स्थापना की तथा अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की।
बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ की? अमेरिका में। अतः स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। विश्व में सर्वप्रथम समस्यात्मक बालक बालिकाओं के सुधार हेतु प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई। विश्व में सर्वप्रथम समस्यात्मक बालक बालिकाओं के सुधार हेतु प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 यानी 1887 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई। विश्व के प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक की स्थापना 1909 में मैडम हिली द्वारा की गई। किसके द्वारा? मैडम हिली द्वारा। विश्व में प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक की स्थापना 1909 में मैडम हिली द्वारा की गई। ब्रिटेन में बालक बालिकाओं के विकास हेतु विलियम जेम्स ने द ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी नामक संस्था की स्थापना की। बाय मिस्टेक रचना लिख दिया था, लेकिन यहाँ स्थापना वर्ड है। ब्रिटेन में बालक बालिकाओं के विकास हेतु विलियम जेम्स सली ने द ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी नामक संस्था की स्थापना की। बाल विकास के संबंध में गैसेल ने एन इन्फेंट एंड ह्यूमन ग्रोथ तथा द गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तकों की रचना की। बाल विकास के संबंध में गैसेल ने, किसने? गैसेल ने 2 पुस्तकों, पहली एन इन्फेंट एंड ह्यूमन ग्रोथ और दूसरी द गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तकों की रचना की। बाल विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाल विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और 4 पुस्तकों, पहली द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, दूसरी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, तीसरी द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड और चौथी है द कंसेप्शन ऑफ वर्ड नामक पुस्तकों की रचना की। 4 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, दूसरी है द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, तीसरी द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड और चौथी है द कंसेप्शन ऑफ वर्ड नामक पुस्तकों की रचना की। भारत में बाल विकास की शुरुआत करने में ताराबाई मोडेक और गिजुभाई बधेका का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाल विकास विभाग की स्थापना 1930 में एस.एन. सेनगुप्ता के निर्देशन में हुई। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत किसने की? ताराबाई मोडेक और गिजुभाई बधेका का महत्वपूर्ण स्थान है या योगदान है। और बाल विकास विभाग की स्थापना 1930 में, कब? 1930 में एस.एन. सेनगुप्ता ने के निर्देशन में हुई। बाल विकास पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, अतः दोनों तत्वों को किसी एक तत्व की कमी होने के उपरांत भी विकास संभव नहीं हो सकता। तो क्या कहा गया है? बाल विकास पर वंशक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, अतः दोनों तत्वों से किसी एक तत्व की कमी होने पर के उपरांत भी विकास संभव नहीं हो सकता। अतः वंशक्रम व वातावरण को बाल विकास का आधार माना जाता है। बाल विकास का आधार किससे माना जाता है? वंशक्रम और वातावरण को बाल विकास के आधार। पहला है वंशक्रम और दूसरा है वातावरण। बाल विकास के कितने आधार हैं? 2, पहला वंशक्रम और दूसरा है वातावरण। अब आगे हम देखते हैं वंशक्रम क्या है। वंशक्रम से आशय पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है, या पूर्वजों से प्राप्त वह लक्षण जिससे संतानोत्पत्ति का निर्धारण होता हो वंशक्रम कहलाता है। वंशक्रम क्या है? पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है, या पूर्वजों से प्राप्त वह लक्षण जिससे संतानोत्पत्ति का निर्धारण होता हो वंशक्रम कहलाता है। वंशक्रम की प्रक्रिया।
46 गुणसूत्र माता में और 46 गुणसूत्र पिता में पाए जाते हैं। माता में अंडाणु और पिता में शुक्राणु पाया जाता है। और निषेचन की प्रक्रिया के दौरान अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं। और जिसमें से टोटल 26 गुणसूत्र 23 और 23 मिला के 46 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। और जिससे 23 गुणसूत्र माता से प्राप्त होते हैं और 23 पिता से, जिससे 22 गुणसूत्र समजात गुणसूत्र और एक गुणसूत्र विषमजात गुणसूत्र होते हैं। और इनमें समजात गुणसूत्र जिनकी संख्या 22 है वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं और इनसे शरीर का निर्माण होता है। और एक गुणसूत्र जो विषमजात गुणसूत्र हैं वो लैंगिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जिससे लिंग का निर्धारण होता है। और एक संयुक्त कोश का निर्माण होता है जिसे जाइगोट कहते हैं। इस एक संयुक्त कोशिका से मानव की उत्पत्ति होती है और इसे जाइगोट भी कहते हैं। बीजावस्था जो 14 दिन तक चलती है। बीजावस्था में एक कोशिका बनती है और समजात गुणसूत्र विषमजात गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिससे शरीर और लिंग का निर्धारण होता है। बीजावस्था में कोशिका को योक या योकम से पोषण प्राप्त होता है। बीजावस्था में कोशिका को किससे पोषण प्राप्त होता है? योक या योकम से। लिंग निर्धारण। माता में XX गुणसूत्र और पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जब माता के X गुणसूत्र से पिता के Y गुणसूत्र के मिलना होता है तो लड़का होता है। और जब X गुणसूत्र माता से और X गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है तो लड़की का जन्म होता है। संतानों में लिंग निर्धारण में पितृपक्ष अर्थात Y गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि माता से तो X गुणसूत्र ही प्राप्त होते हैं, लेकिन पिता से X और या Y गुणसूत्र के मिलने पर यह निर्धारित होता है कि होने वाली संतान लड़का है या लड़की है। क्योंकि पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त होगा तो लड़का और X गुणसूत्र प्राप्त होगा तो लड़की का जन्म होता है। वंश क्रम की प्रमुख परिभाषाएं। अलग अलग विद्वानों के अनुसार वंश क्रम क्या है? वुडवर्थ के अनुसार बालक बालिकाओं के जन्म से ठीक 9 माह पूर्व माता पिता में उपस्थित विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। वुडवर्थ ने क्या कहा? बालक बालिकाओं के जन्म से ठीक 9 माह पूर्व माता पिता में उपस्थित विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। पीटरसन के अनुसार माता पिता के माध्यम से दादा दादी नाना नानी एवं पूर्वजों के लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। पीटरसन ने क्या कहा? माता पिता के माध्यम से दादा दादी नाना नानी एवं पूर्वजों के लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। B.N. झा के अनुसार बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग ही वंशक्रम कहलाता है। B.N. झा ने क्या कहा? बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग ही वंशक्रम कहलाता है। जिन्सबर्ग या जिन्सबर्ट के अनुसार माता पिता की जैविकीय विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। जिन्सबर्ट या जिन्सबर्ग ने क्या कहा? माता पिता की जैविकीय विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज तक हमने लिंग निर्धारण तक पढ़ लिया है और वंशक्रम देखा है, और इससे आगे हम देखेंगे कल
यानी कि आने वाली क्लास में साइकोलॉजी की जब भी क्लास होगी फिर से बुधवार को, तब हम देखेंगे प्रमुख गुणसूत्रीय विकार। और आने वाली जो क्लास है यानी कि कल, तो हमारे जो सब्जेक्ट रहने वाली है वो है हिस्ट्री। और अब तक जो हमने पढ़ा है उससे आगे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। और जो आने वाला संडे है उस दिन हमारी हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है, क्योंकि हम एक दिन हिस्ट्री के दिन हिस्ट्री की क्लास नहीं ला पाए थे, तो अब की बार संडे को भी रहने वाली है। तो अब लगातार 5 दिन हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से हमारी सारे वीडियोस आप देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही तैयारी करते रहें और सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you. Thanks for watching. Keep reading, keep watching, and keep learning. Bye bye.